Hello and welcome to our channel Study Now DSL. इसके रूप में मैं आंसर की आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 8 का। किस क्लास का? क्लास 8 का। और साथ के साथ मैं लेके आया हूँ सब्जेक्ट जो है वो होगा आपका साइंस और एसएसटी का। इसमें 100 सवाल आपसे पूछे गए थे। समय जो आपको लोगों को मिला था वो मिला था 1 घंटे का, करीब करीब कहीं कहीं 90 मिनट्स भी मिले थे। ठीक है, तो चलिए और कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ क्विज से रिलेटेड। जैसा कि ये वीडियो जब बन रहा है तब आप मिलान करेंगे अपने सवालों का, और जो भी सवाल आपको लगे कि गलत था या सवाल के जवाब गलत हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सवालों को। सबसे पहला जो सवाल है वो कहता है कि स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी का उदाहरण कौन है? तो इसमें आम का पौधा है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। कहता है खरपतवार का उदाहरण बताइए। तो खरपतवार का उदाहरण हो जाता है आपका गाजर घास, बी नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर सवाल है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ होता है। तो जंतु से आपको कौन सा खाद्य पदार्थ मिलेगा? तो वो मिलेगा शहद, बी नंबर ऑप्शन। पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? तो चौथा का हो जाएगा आपका वायरस, डी नंबर ऑप्शन। फिर बोलता है निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है? कुचालक यानी जिससे उष्मा आर पार होके नहीं जा सकती है, मतलब जिसके माध्यम से उष्मा को पार नहीं किया जा सकता है, तो वो है आपका, इसका ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी पॉलीथीन। ठीक है, अगला नंबर जो 6 नंबर सवाल है वो कहता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड के प्राकृतिक गुण पूछ रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्षारीय। 7 नंबर सबसे अधिक सक्रिय धातु बताइए। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु इन्हीं में से आपको चुनने हैं, तो इसका हो जाएगा क नंबर ऑप्शन यानी ए, पोटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर सवाल कहता है वन्य जीव हैं, इसे कहा जाएगा बाघ को कहा जाएगा, को कहा जाएगा, वृक्ष को कहा जाएगा। भाई वन्य जीव इनमें से सभी होंगे। कौन होंगे? इनमें से सभी। 9 नंबर सवाल को डिस्कस किया है, 8 नंबर को किया है। 8 नंबर देखते हैं, कहता क्या है कि भाई पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो पेट्रोलियम जो गैस है उसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। 10 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है संकटग्रस्त पौधा है। संकटग्रस्त इनमें से कौन सा पौधा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंदन। 11 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है एक कोशिकीय जीव है। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय है? तो वो होगा आपका 11 का ए नंबर ऑप्शन, अमीबा। 12 नंबर सवाल पर चलेंगे, देखेंगे, कहता है गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं भैया? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक में पाए जाते हैं। 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 नंबर सवाल कहता है कि कौन पौरुष हार्मोन कहलाता है? पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये इसे हम पौरुष हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। अगला देखेंगे 14 नंबर सवाल कहता है कि स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है? तो इसकी जो अवधि होती है वो होती है 28 दिन की। 15 नंबर सवाल कहता है कि घर्षण जो है किस प्रकार का है? तो क्या वो सस्पर्श बल है, असस्पर्श बल है, क और ख दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो ये घर्षण जो है स्वस्पर्श बल है। जब तक ये स्पर्श नहीं होगा तब तक घर्षण होगा किससे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 16 का आ जाइए, कहता क्या है कि आवृत्ति का मात्रक बता दीजिए। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे आप एच जेड से सूचित करते हैं, यानी कि इसका सिंबल एच जेड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी।
17 नंबर सवाल हो जाएगा आपका, कहता है इनमें किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आवृत्ति यानी कि तीक्ष्णता की बात कह रहा है कि किसकी होती है, तो ये होती है छोटी बच्ची की। ठीक है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है, तो विद्युत धारा का सुचालक भाई बताना है, लकड़ी होगा नहीं, रबड़ होगा नहीं, कागज होगा नहीं, तो होगा कौन, पीतल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला 19 नंबर का जो सवाल है वो कहता है इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है, तो विद्युत धारा का कुचालक यानी कि 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आसूत जल, जिसे आप शुद्ध जल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शुद्ध जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर या 20 नंबर, चलिए 20 नंबर। चलिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश और एक धनावेश। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर सवाल देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, कोई भी हो भाई, पहले तो सवाल बोल ले। समतल दर्पण का उपयोग होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किस चीज में होता है भाई बता दीजिएगा। आईने के रूप में भी होता है, पारदर्शी के रूप परिदर्शी के रूप में भी होता है, और बहुमूर्तिदर्शी के भी रूप में होता है, यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग इन सभी में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 22 नंबर सवाल पर चलेंगे। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी बता दीजिए, तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखेंगे 23 नंबर सवाल, कहता है कि दृष्टिहीनों के लिए एक लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो ये भाई बहुत ही फेमस हुआ था ब्रेल लिपि, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने ही किया था और इसका नाम उसने अपने ही नाम पर रखा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 24 नंबर सवाल डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सौर्य परिवार का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सौर्य परिवार का सदस्य नहीं है, तो ये तारामंडल आपके सौर्य परिवार का सदस्य नहीं है। बात आगे बढ़ाते हुए चलेंगे अगले सवाल पर, कहता है इनमें कौन ग्रह नहीं है, तो इनमें से जो ग्रह नहीं है, ग्रह के बारे में पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो मंगल भी आपका ग्रह है, पृथ्वी भी आपका ग्रह है, शनि भी आपका ग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 26 नंबर सवाल पे चलेंगे। 26 नंबर सवाल आपका कहता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह होता है आपका शुक्र। इसके बारे में एक बात बता दूं, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, लेकिन इसके पास अपना वायुमंडल ना होने के कारण ही दूसरे नंबर पर जो स्थित ग्रह है शुक्र, इसे हम सबसे गर्म ग्रह मानते हैं। बुध एक प्रकार का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर सवाल पर चलेंगे। 26 नंबर सवाल तो आपका डिस्कस हो ही गया। 27 नंबर सवाल पर चलेंगे। अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है भाई, तो अम्ल वर्षा में HCl उपस्थित होता है, H2SO4 उपस्थित होता है, या HNO3 उपस्थित होता है, या H2CO3 उपस्थित होता है, तो इसमें HNO3 उपस्थित होता है अम्ल वर्षा में। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर सवाल चलेंगे। शिक्षा में सुधार किस काल में शुरू हुआ था या किस काल में हुआ था, तो आधुनिक काल में शिक्षा में सुधार हुआ है। भाई बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है, 29 नंबर का सवाल है, तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है, या सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि भाई बिहार कब एक राज्य के रूप में गठित हुआ, तो ये हुआ था आपका 1912 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 30 नंबर सवाल कहता है कि भाई इतिहास को कितने कालखंडों में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास को आप 3 कालखंड में पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर सवाल होगा, टॉमस रो कौन था, तो टॉमस रो एक व्यापारी था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 32 नंबर सवाल होगा, कहता है दस्तक क्या था, दस्तक क्या था, दस्तक एक प्रकार का एक आज्ञा पत्र होता था दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम 33 नंबर का। 33 नंबर सवाल कहता है कि इनमें किसने सहायक संधि स्वीकार की थी, तो 33 का देखेंगे सहायक संधि इसमें से किसने स्वीकार की थी, तो हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की थी, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर जो सवाल होगा कहता है भारत में आने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय देश कौन था, तो भारत में आने वाला सर्वप्रथम जो यूरोपीय देश था ये तो पुर्तगाल ही आया था भारत में।
ठीक है। पुर्तगाल का कौन आया था सबसे पहले भारत में, ये आप बताएंगे, ये आपके लिए एक सवाल है। और दूसरा सवाल मैं इससे छोड़ता हूँ कि भारत पहुँचने का जो रास्ता है पानी के माध्यम से, इसकी खोज किसने की थी, वो भी पुर्तगाल के ही थे। आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे। 35 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि आधुनिक काल के पूर्व भूमि का मालिक कौन होता था। तो भूमि का मालिक भाई आपके राजा होते थे, ठीक है। 36 नंबर सवाल देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्ती कहाँ लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्ती बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था, बंगाल में लागू किया गया था। 37 नंबर सवाल है, दीवानी का अधिकार किससे संबंध रखता है। तो दीवानी का अधिकार राजस्व से संबंधित रखता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल कहता है, अस्थाई बंदोबस्त का संस्थापक कौन था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा, यही अस्थाई बंदोबस्ती के संस्थापक थे। इन्होंने ही अस्थाई बंदोबस्ती शुरू करवाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI के तौर पर आप इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन होगा, कहता है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूस्वामी कौन था। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में जो उनके जमींदार होते थे वही भूस्वामी होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है स्थायी बंदोबस्त का दोष क्या था। तो स्थायी बंदोबस्त का दोष था कि भूमि सुधार नहीं होना था। भाई इनके समय में भूमि सुधार नहीं किया गया कुछ, ठीक है ना, केवल और केवल अस्थाई बंदोबस्ती को लेके चला गया। 41 नंबर सवाल देखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन था। महालवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन था। तो हॉल्ट मैकेंजी करके एक नाम है, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये होगा सही जवाब। हॉल्ट मैकेंजी ही इस व्यवस्था के संस्थापक माने जाते हैं। अगला 42 नंबर सवाल देखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया का क्या काम था। तो महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया का काम क्या होता था भाई। तो इनका काम होता था कर वसूलना, यानी कि टैक्स की वसूली जो होता था ना, यही लोग करते थे। कौन लोग, मुखिया, ठीक है। 43 नंबर सवाल देखेंगे, कहता क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ना वो दक्षिण भारत में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी, दक्षिण भारत में। आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 44 नंबर का। 44 नंबर सवाल कहता है कि भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण कौन था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण आपके किसान थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 45 नंबर सवाल देखेंगे, इनमें नील की खेती का संबंध किससे है। तो नील की खेती का संबंध कर्ज से है, ठीक है। माल गुजारी भी नहीं होता था, ना भोजन था, ना मकान था। उस समय कर्ज लोगों के ऊपर ज़्यादा बढ़ गया था और इसी के लिए उनको बोला गया था, ठीक है, कि भाई आप ना नील की खेती करो। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने पे हमें मिलता है 46 नंबर सवाल। तो 46 नंबर सवाल कहता है, अधिकांश समाज सुधारक किस वर्ग के थे। तो जितने भी समाज सुधारक आए वो सभी के सभी निम्न वर्ग से आए थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर का जो सवाल हो जाएगा, कहता है कि ज्योतिराव फूले ने किसका विरोध किया था। तो ज्योतिराव फूले जो थे इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। किसका विरोध किया था, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर सवाल देखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने ही किया था, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, पेरियार ने कौन सा आंदोलन चलाया था। पेरियार एक इंसान का नाम है, ठीक है ना। तो पेरियार ने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम था स्वाभिमान। क्या नाम था भाई, तो उसका नाम था स्वाभिमान। आगे देखेंगे, कहता है इनमें कौन निम्न वर्ग के नहीं थे। तो निम्न वर्ग के कौन नहीं थे भाई, पेरियार निम्न वर्ग के इनमें से नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, अगला जो सवाल होगा हमारा 51 नंबर का, कहता क्या है कि भाई गांधी जी किसका उद्धार करना चाहते हैं। तो जो अछूत लोग थे ना,
गांधी जी इनका उद्धार करना चाहते थे। 51 का ऑप्शन नंबर बी। भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। आरंभिक मनुष्य चित्र कहाँ बनाता था? मनुष्य चित्र कहाँ बनाएगा भाई? शुरू में था ही क्या? कागज था नहीं, किरमिट था नहीं, क्या था पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है ना। गुफा में ही तो बनाते होंगे। आगे बढ़िए, कहता क्या है कि यूरोपीय चित्रकला में किसका प्रयोग होता था? यूरोपीय कला में किसका प्रयोग होता था? तो यूरोपीय कला में तैल चित्र का भी प्रयोग बताया गया है, जल रंग का भी बताया गया, त्रिमिमीय आकार भी बताया गया, यानी कि इनमें से सभी को बताया गया है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्रश्न बताया गया है इनमें कुछ प्रश्न गलत हैं, या किसी भी प्रश्न का जवाब गलत डिस्कस किया गया है, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर भेजें, ठीक है। जो भी सवाल हों या जो भी सुझाव हों उन्हें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो होगा वो होगा हमारा, कहता है 55 नंबर सवाल कि राजा रवि वर्मा जो थे, राजा रवि वर्मा जो थे वो कहता है कि कहाँ के थे, ठीक है। राजा रवि वर्मा जो थे इनके बारे में कहता है कि कहाँ के निवासी थे। तो राजा रवि वर्मा कहाँ के निवासी थे भाई? तो 55 नंबर सवाल देखेंगे। ये ट्रावनकोर का नाम आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना था? तो गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी इंडो सारासेनिक श्रेणी शैली में बना हुआ था। 57 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि भाई इनमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित सड़क भी मानव ने ही बनाया है, विद्यालय भी मानव ने ही बनाया है, पंचायत भवन भी मानव ने ही बनाया है। तो इनमें से सभी ऑप्शन होंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर सवाल देखेंगे। 58 नंबर सवाल कहता है कि सूर्य किरण किस प्रकार का संसाधन है? तो सूर्य किरण एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, इसे दोबारा से भी प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर सवाल, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम खनिज संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो भाई पवन ऊर्जा आपको अनलिमिटेड टाइम तक मिल सकता है, सौर ऊर्जा भी मिल सकता है, समुद्री ऊर्जा भी मिल जाएगा, लेकिन खनिज तेल, ठीक है, ये आपका भंडार जो है ना इसका भंडार सीमित है। 61 नंबर सवाल चलेंगे। 61 नंबर सवाल कहता है पृथ्वी पर पीने योग्य जो जल है वो कितना % है? तो पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल है ये मात्र 1% है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है सेल्वा कहाँ पाया जाता है? 62 नंबर सवाल में कहता है सेल्वा कहाँ पाया जाता है? तो सेल्वा भाई आपके अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमेजन क्षेत्र में। 63 नंबर सवाल कहता है कि भाई मखाना और सिंघारा की खेती कहाँ की जाती है? तो मखाना आपको पता हो ना हो, लेकिन सिंघारा के बारे में तो पता है ही, जो पानी का सिंघारा होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है भाई? तालाबों या जलाशयों में हो सकता है, ठीक है ना। पहाड़ पर होता नहीं है, मैदान में होता नहीं है, पठार में होता नहीं है, तो बचा क्या? जलाशय, जल में ही तो होता है ना, तो जल वाले स्थान को ही आप ऑप्शन लेंगे, ठीक है। 64 नंबर सवाल कहता है कि किस वर्ष रेड डाटा बुक तैयार किया गया था? तो 1970, यानी ऑप्शन नंबर जो बी आपका होगा, इस वर्ष रेड डाटा बुक तैयार किया गया था। रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय जीवों को रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है भारत की नवीनतम जल नीति किस वर्ष आई थी? तो भारत की नवीनतम जल नीति जो आई थी वो आई थी 2002 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। अगला सवाल देखेंगे। 66 नंबर कहता है क्या कि कृषि किस प्रकार की क्रिया है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 67 नंबर सवाल देखेंगे, वीटी कल्चर का संबंध किससे है? वीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो वीटी कल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। 68 में आएंगे, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो आप जूट का नाम जानते होंगे, जूट को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 नंबर सवाल कहता है क्या
कि उजला सोना किसे कहा जाता है, उजला सोना किसे कहा जाता है। तो कपास का नाम आप जानते होंगे, आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी, कपास ही आपका उजला सोना कहलाता है, या सुनहरा रेशा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, सुनहरा रेशा नहीं, ये तो गलत हो गया। सुनहरा रेशा आप तो जूट को कहते हैं ना, सुनहरा रेशा आपको जूट को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन का जो है ऑप्शन नंबर ए है। और उजला सोना जो आप कहते हैं, उजला सोना कहिए या उजला रेशा कहिए, ये आप कहते हैं कपास को। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर सवाल डिस्कस करेंगे। कहता है मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। आप अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक लिस्ट बना के दिया हुआ है, उसी में बताया गया है कि स्थानांतरित कृषि को कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा के खेती करने को ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। आगे बढ़ेंगे, इनमें कौन रेशेदार फसल है, तो रेशेदार फसल तंबाकू नहीं है, ठीक है, रागी नहीं है, आपका रबर नहीं है, कपास जो है आपका रेशेदार फसल है। बिहार में कुल कितने प्रतिशत है ना, कितने कृषि प्रदेश हैं, सॉरी, है ना, बिहार में कुल कितने कृषि प्रदेश हैं, तो बिहार में कुल 8 कृषि प्रदेश हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर आपको किसी भी सवाल या सुझाव के लिए हमसे बात करनी है तो आप अपने सवाल और सुझाव को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करेंगे। विशेष किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी छोड़ रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर का सवाल है। कहता है कि गेहूं का टोकरा, गेहूं का टोकरा कहिए या गेहूं का कटोरा कहिए, किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाएगा आपका पंजाब को, यानी ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर जो सवाल है, कहता है कि भद्रावती इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, तो वो है कर्नाटक में, भद्रावती इस्पात कारखाना कर्नाटक में। 75 नंबर सवाल होगा, कहता है रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम किसके प्राप्त किया जाता है ना, किसके द्वारा लिखना था, ठीक है ना, रेशम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो रेशम आपको किससे प्राप्त हो जाता है भाई, कोया से। किससे प्राप्त हो जाता है, कोया से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि आप भद्रावती इस्पात कारखाना याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 76 नंबर सवाल को डिस्कस करेंगे। कहता है भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो बेंगलोर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर का सवाल होगा, कहता है 1854 में कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो 1854 में कपड़े का कारखाना मुंबई में लगाया गया था। 78 नंबर सवाल है, टेक्सटाइल किससे संबंधित है, तो टेक्सटाइल कपड़ा बुनने को कहा जाता है, ठीक है ना, कपड़ा बुनना, ठीक है, कपड़ा चुनना नहीं, कपड़ा बुनना, इसका ऑप्शन शायद इसमें नहीं दिया गया है, कपड़ा चुनना दोनों ही ऑप्शन दे दिया गया है। आप इसके ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे, कपड़ा बुनना, यहाँ लिख दीजिएगा कपड़ा बुनना, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, कपड़ा बुनना। आगे देखेंगे, कहता है पावर लूम किस उद्योग से संबंधित है, तो पावर लूम जो है ना, ये भी वस्त्र उद्योग से ही संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर सवाल पर चलते हैं। 80 नंबर सवाल कहता है कि भाई भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान 1950 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 1950 में लागू किया गया। 81 नंबर सवाल पर चलते हैं। कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा, ये सवाल भी कई बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं। 82 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने की न्यूनतम आयु, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे आप। अगला 83 नंबर सवाल होगा, राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा कौन देता है, तो राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा उनका मंत्रिपरिषद देता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है
कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। 86 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्हें हम हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 देखेंगे, 87 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा होती है वो होती है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या 31 होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन होता है, तो मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 90 नंबर सवाल आएंगे, कहता है कि 2 राज्य सरकारों के बीच अगर किसी भी बात को लेकर के विवाद हो गया है तो कानूनी विवाद, उसी कानूनी विवाद का निर्णय कौन लेता है, तो वहाँ की जो न्यायपालिका होती है वो इस विवाद का निर्णय लेती है। आगे बढ़ेंगे, 91 नंबर का जो सवाल होगा, कहता है अदालत में आरोप पत्र कौन दाखिल करता है, अदालत में आरोप पत्र कौन दाखिल करता है, पुलिस अधिकारी दाखिल करता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, कहता है क्या 92 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अब किस नाम से जाना जाता है, तो अब यह मनरेगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मनरेगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, इन्हें खेती से सर्वाधिक आय होती है, खेती से सबसे अधिक आय किसको होती है, बड़े किसानों को होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 94 नंबर सवाल डिस्कस करेंगे, इनमें कौन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय का सर्व प्रमुख साधन है, तो सोना जो है ना, इसके आधार पर आप बाजार में विनिमय कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 95 देखेंगे, कहता है कि बिहार का कौन सा स्थान मालभोग केला के लिए प्रसिद्ध है, तो मालभोग केला के लिए आपका हाजीपुर प्रसिद्ध है, जो कि बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, 96 के बाद आता है आपका 97 नंबर सवाल, कहता क्या है कि भारत में कौन सिंचाई का साधन है, तो भारत में नहर भी सिंचाई का साधन है, कुआं या नलकूप भी सिंचाई का साधन है, तालाब के माध्यम से भी सिंचाई हो जाता है, इनमें से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल आ जाएंगे, डिस्कस करेंगे, कहता क्या है कि मध्याह्न भोजन योजना किस कक्षा तक के बच्चों के लिए लागू है, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है ना, किस कक्षा के बच्चों तक के लिए लागू है, तो 8वीं तक के जो बच्चे होंगे ना, ये मध्याह्न भोजन का आनंद ले सकते हैं। 99 नंबर जो सवाल है, कहता है किस दशक के प्रारंभ में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो भारत में 1970 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 100 नंबर सवाल होता है, कहता है इनमें किसकी बागवानी से हल्दी की खेती सुविधाजनक होती है। अगर आप लीची की खेती कर रहे हैं ना, या लीची की बागवानी कर रहे हैं, तो इसमें हल्दी की जो खेती होगी ना, वो बहुत अच्छे से होगी। तो ठीक है, आज क्लास 8 के चेक योर नॉलेज क्विज 1 का हमने सॉल्यूशन दिया आपको, सभी सवालों का डिस्कशन किया हमने। आप ज़रूर बताएंगे
कि आपके कितने सवाल सही हुए या कितने सवाल गलत हुए। और हाँ, आप ये भी बतलाएंगे कि भाई आप क्या इस प्रकार के क्विज में शामिल हमेशा होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो भाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्विज को दीजिएगा ये आपके ही विश्वास को बढ़ाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास NC to 10th के बच्चों के लिए पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, साथ के साथ हमारे पास कंप्यूटर भी सिखलाया जाता है। अगर इस मामले में अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है या ईमेल ID भी इधर दिया हुआ है। आप हमारे साथ स्टडी नाउ DSL के नाम से जो हमारा चैनल है यहाँ पे जुड़ के भी पढ़ सकते हैं। साथ के साथ एक टेक्निकल रिलेटेड एक मेरा चैनल है स्टडी नाउ टेक्निकल, स्टडी नाउ टेक्निकल TECHNICAL टेक्निकल करके आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अभी उसे नया ही बनाया गया है, उस पर कुछ एक ही वीडियो अभी अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, साथ ही साथ आप ये नहीं बताना भूलेंगे कि भाई आपके कितने सवाल सही हुए, आपने क्विज में हिस्सा लिया था कि नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।